कौन है सेंटर? प्रवेशिका क्या बता रही है? प्रमोशन नहीं कल नहीं आएगी। छोड़ दिया। हमें हमारा डिपार्टमेंट आता है क्या? हमारा एंटरटेनमेंट तू तो डर रहा था वैसे ही तेरा तो खौफ निकल जाना चाहिए। ना मैं गुस्से नहीं होता था मैं किसी और से डरा वो मुझे अमीन चल लोग नहीं को पड़ेगा बढ़िया हाँ जी टाइप्स ऑफ कंपनीज कर रहे थे हम लोग हाँ जी टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने बेसिस हम कवर कर चुके थे मैम देखना क्या हो गया आज तू यहाँ बैठ मैं यहाँ बैठ इसको पहले नहीं छोड़ दिया आज ना एडमिशन नहीं आ जाओ मैं सिलेक्ट करने सारी आप अरे बीच में अरे अरे सीट दे यस यू कैन सिट देयर भाई की पूछ रहे हो ये ये तो लगा टेबल के ऊपर क्या रहा है अरे तू नीचे उठा यहाँ जा वहाँ जा लेट्स कंटिन्यू अभी तक सारा झगड़ा हुआ है क्या ना मैं उसके साथ ही बोल हम ठीक है बंद पंखे के नीचे भी एक फीलिंग आती है ना आवाज चलने की पीछे कोई परवाह नहीं उससे पर मिस होता है उसको अपने अरे मैं कर रही हूँ चलो मैं इसके साथ बैठना वो भाई तुम्हारे एडजस्टमेंट हो गई चेयर की चलो आज कुछ गलत है मेरे साथ तो सारा चीज आपको आगे शिफ्ट हो चुका है ठीक है ना पीछे पीछे बनती ऑन द बेसिस ऑफ ओए कैमरा ला दिया मैम नहीं वो तो सही है हजार कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कवर कर चुके हैं मैम कितने टाइप्स की लायबिलिटी ये एप्लीकेबल वाला है ना उसको ला दो कम समझा दो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट हाँ हाँ तो लास्ट वाला था ना सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको प्रिस्क्राइब कर दे जिस कॉर्पोरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो सर आपके ऊपर है ना ये एग्जाम पसंद नहीं है मुझे नरेंद्र कुमार का परमसी सर उसमें लोग कहाँ है ये एग्जांपल किसमें है ये बुक में तुम्हें तो होगा ही ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अरे क्या ऐसे कर रहे हैं डाउट है मेरे नो मैम दिस वन अग्रवाल वाला यस गारंटी जस्ट डिस्कस The Supreme Court has laid down that right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. मैम इसको पढ़ना देखो इसमें ना बात की गई है किसकी जो राइट्स अवेलेबल होते हैं गारंटी कंपनी के मेंबर्स को और जो राइट्स अवेलेबल होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के मेंबर्स को वो दोनों डिफरेंट होते हैं है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस हुआ था इसमें क्या डिसीजन लिया था वो ये था कि राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. देखो गारंटी कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किस चीज से रिलेटेड उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड मान लो किसी मेंबर ने एक गारंटी अमाउंट प्रोवाइड कर दिया कंपनी को कि मैं किसके टाइम पे
डिसोल्यूशन के टाइम पे मैं आपको इतनी पेमेंट दूंगा, इतना गारंटी अमाउंट दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट हो गया, मैं उस कंपनी का एक मेंबर हो गया जो कि गारंटी अमाउंट वाला मेंबर है। तो चाहे तो गारंटी कंपनी उस मेंबर के ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि जो वो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स कैसे ट्रांसफरेबल होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होती है उसके राइट्स डिफर कर सकते हैं किसके राइट से? शेयर्स वाली कंपनी के राइट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। 3 कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी और अनलिमिटेड। उसके बाद हमने कौन सा बेसिस पढ़ा था? मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कितनी थी? 3। सबसे पहले सेकंड वन प्राइवेट एंड थर्ड वन इज पब्लिक, ठीक है। तीनों की आपको कंडीशंस याद है। नेक्स्ट बेस हमने कौन सा पढ़ा था? कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कौन कौन सी कंपनी थी? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी और एसोसिएट। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है? 50% या तो आपका 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो, या फिर आपका उस कंपनी में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करने का राइट हो, मतलब कंट्रोलिंग पावर आपके पास में हो, तब भी आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन सकते हो। और एसोसिएट कंपनी के लिए क्या था? मोर देन 20%। और ये डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, है ना। अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर, यही था मतलब। चलो उसके बाद आज जो हमने बेसिस पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? एक्सेस टू कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ, ये लायबिलिटी अपना हो गया, मेंबर्स अपना हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, देखो बच्चों इसके बेसिस पर कितनी हमारी कंपनीज होगी? 2 कंपनी कवर होंगी यहाँ पर। एक होगी आपकी लिस्टेड और एक होगी आपकी अनलिस्टेड। लिस्टेड का मतलब कहाँ पे लिस्टेड होगी ये? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तो रजिस्टर होना ही होना है। मैंने बताया था कंपनी के लिए जरूरी है कि उसको इनकॉर्पोरेशन अपना करवाना ही करवाना है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये किस, वो तो है इनकॉर्पोरेटेड। कंपनीज एक्ट में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, लिस्टेड आप कहां पर हुए? सेबी के पास। सेबी का नाम सुना है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। अगर कोई कंपनी सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है या फिर आपको लिस्ट करवा लेती है, इसका मतलब आप उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप मार्केट के थ्रू उसके शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी होगी उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, उसने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया हुआ होगा सेबी के पास, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है? इट इज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर्स के फॉर्म में कुछ और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं जो वो इशू कर सकती है। तो सारी चीजों को मिलाकर इन्होंने सिक्योरिटी वर्ड यूज कर लिया। शेयर्स किए, डिवेंचर्स किए, है ना, बॉन्ड इशू किया, और कोई भी इस टाइप के कुछ भी, है ना, कुछ भी आप ऐसा इशू करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इशू करते हो, बदले में कंपनी पैसा लेती है, तो हमने सबको एक ही शेयर्स ना लिख के क्या टर्म डिफाइन कर दी? सिक्योरिटी। तो ये वो कंपनी है विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज नाम से पता चल रहा है जहां पर स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, मींस परचेज और सेल होती है। तो अगर आपने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाया हुआ है, सेबी के पास क्या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं? ये सुने? यस मैम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इन दोनों में से किसी में भी करवाया हुआ है
है तो आपकी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब इन्होंने कहा सिक्योरिटी वर्ड जो यूज किया, सिक्योरिटी वर्ड वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया, और इन्होंने कहा सिक्योरिटी वर्ड की जो डेफिनेशन है वो आप कहाँ से उठा लो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठा लो। तो यहाँ पर आपकी कवरेज नहीं है तो आप उसको याद नहीं करोगे, सीधा इतना सा लिखोगे कि आपकी लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, मार्क कर लेना, इट इज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जैसे स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स कहाँ पर लिस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज कैलकाटा में। Hence, Scan Steel Rods Limited is a listed company. The reason for calling it listed is because the company and the stock exchange have signed a listing agreement for trading of shares in the capital market. NSE या BSE इन दोनों में से किसी एक के साथ में इस कंपनी का क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी ने कहा कि आप मेरे शेयर्स अपनी मार्केट पर डाल देना ताकि लोग मेरे शेयर्स आपकी मार्केट के थ्रू मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके। तो कंपनी लिस्टेड हो गई। अनलिस्टेड कौन सी होगी, मींस वो कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। क्लियर है? चले आगे। यस, यहाँ पर तो थे आपके 4 बेसिस जिनके हिसाब से हमने कंपनीज को डिफाइन कर दिया। मैंने बताया था पहले जैसे हम ऐसे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो स्पेसिफिक है, ठीक है, उसके बाद हम एक लास्ट ऐसा डाल देते हैं जो इन चारों में ना आए लेकिन फिर भी कंपनीज कहलाती हैं, उनको मैंने क्या डाल दिया, अदर कंपनीज। अब इन अदर कंपनीज में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो कंपनीज इन चारों में से किसी में भी नहीं आती उसको हम कहाँ पर ले आएंगे, क्लियर हो रहा है? आज बड़ा शांत सा माहौल लग रहा है ना क्लास का, ऐसा क्यों? फोकस कर रहे हैं हम आज पढ़ाई। वेरी गुड, ऐसा ही फोकस होना चाहिए पूरी क्लास में, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर आती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी, कौन सी होती है गवर्नमेंट कंपनी? जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास, किसके पास हो, कितना परसेंट शेयर, मिनिमम 50%। सोचो मोर देन या मिनिमम, अपने आप में मिनिमम 51% 51%। सोच के मिनिमम मिनिमम 51%। मिनिमम 51%, ठीक है? किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट की 2 तरीके की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो बताओ 51 किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। हो सकती है। तो मैं ना 3 यहाँ पर बनाऊंगी, 3 बनाऊंगी मैं यहाँ पर। क्या क्या, या तो सारा का सारा 51% किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या सारा का सारा 51% किसके पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने एक लिखी है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एक स्टेट की गवर्नमेंट भी 51% ले सकती है, या फिर मतलब 2-3 स्टेट्स मिलकर ऐसे कर सकती हूँ मैं इसको, मतलब कुछ स्टेट्स मिलकर भी 51% एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी केस होता है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। समझ रहे हो? तो या तो सारा शेयर किसने होल्ड किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, या 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर, ठीक है, और तीसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर। अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर किए हुए हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। पढ़ूं इसको, गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%। इसका मतलब समझते हो आप, नॉट लेस देन 51%, 51% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम 51% चाहिए। लॉ की लैंग्वेज को समझना थोड़ी सी भारी बात भी होती है, पर समझ में आ जाए तो आसान भी लगती है। नॉट लेस देन 51% का मीनिंग इज इक्वल टू होता है एटलीस्ट वाले के। नॉट लेस देन 51% का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 51। क्लियर है बच्चों? चलो, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा क्या है, बाय
ज्यादा गवर्नमेंट्स मिलकर 51% ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड आया यहाँ पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड partly by one or more state governments, and the section includes a company which is a subsidiary of such a government company। अब जरा सुनना, अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी, इसके नीचे कोई कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी बन गई है, इसकी अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी कंपनी को होल्ड कर रखा है, ये होल्डिंग कंपनी बन गई है, तो उस सब्सिडियरी कंपनी का स्टेटस भी क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट। जैसे आपका पब्लिक लिमिटेड है ना, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडियरी को हम क्या बना देते हैं? पब्लिक लिमिटेड, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मतलब अलग अलग होगी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है और स्टेट की अलग है, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी होल्ड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट बनेगी। हाँ बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट तो रहे पर मतलब होल्डिंग अगर ऐसा कर सकते हो ना, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में 25% ले रखे हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने टोटल मिलाकर किसी ने मान लो 13% ले रखा है, किसी ने 14% ले रखा है, दो स्टेट गवर्नमेंट थी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अब ये देख लो बस इन टोटल मिला के ये 51% से ऊपर जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी ये बोल रही थी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कोई कंपनी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे एक्वायर कर सकती है, मतलब उसे हाँ, अगर उसके पास है इतनी पावर कि वो उसके शेयर्स ले सके तो ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसका ओहदा बड़ा है किसका ओहदा नीचे है, ठीक है। अगर उसके पास इतनी पावर है कि उसके शेयर सब्सक्राइब कर सके तो वो बिल्कुल ले सकती है, ठीक है, रहेगी वो गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी का स्टेटस भी क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, जैसे हमने पब्लिक लिमिटेड का बनाया था। क्लियर है? अब इसमें इसको भी एक्सप्लेन किया कि जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया गया है, ऊपर लिखा था ना नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो इस पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्टिट्यूट एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। अभी मैं पढ़ाऊंगी कि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। डिफरेंशियल का मतलब समझते हो? अलग है, कुछ अलग है ना। तो आप क्या ऐसे शेयर्स इश्यू कर सकते हो जिसमें आप उन शेयर होल्डर्स को बाकी शेयर होल्डर से अलग राइट्स दे सको? यस, आपको अलाउड है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं होती, उसमें किसकी फर्क ही फर्क है। पब्लिक कंपनी में किसकी शेयर होल्डिंग होती है? पब्लिक की। नॉर्मल पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। अब एक बात सुनना, मान लो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, इसके जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं जो पब्लिक है उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो थोड़े थोड़े जिसने ले रखे, मान लो किसी ने 10% ले रखा है, किसी ने 20% ले रखा है, किसी ने 5% भी ले रखा है, ठीक है। अब इस पब्लिक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% ले रखा है, बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बनेगी? नहीं बनेगी। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट होल्ड भी कर सकती है, लेकिन अगर 51% से ज्यादा किया ना तभी वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, अदरवाइज वो क्या रहेगी? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। वो तो अगर शेयर्स अगर खरीदेगी तब उसका रोल आएगा गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी हमारे लिए वही आम जनता जैसी रहेगी जब तक वो 51% शेयर्स एक्वायर ना करे। समझ रहे हो? एक हो गया गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद आपका आता है फॉरेन कंपनी, जिसके बारे में आप पहले भी कर चुके हो। क्या होती है फॉरेन कंपनी? जो दूसरे देश में सिचुएटेड, जो दूसरे देश में इनकॉर्पोरेटेड हो, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाया हुआ है? आउट ऑफ इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस उसने कहाँ पे खोल रखा है? इंडिया में। उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। तो इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया है? आउटसाइड इंडिया, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ, चाहे वो कंपनी खुद अपने उससे चला रही है या फिर किसी एजेंट को बिठा रखा है उसने इंडिया में,
तो दोनों तरीके से चला सकती है, चाहे फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। कई बार ऐसा होता है, सुनो बच्चों, कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा जब आप ऑफिस में काम करोगे कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए या उस सॉफ्टवेयर को जिससे आपने खरीदा है वो कंपनी बाहर सिचुएटेड हो, समझ रहे हो? तो एक तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रही है यहाँ पे कि उसने अपना सॉफ्टवेयर बेचा है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऐसा तो नहीं है कि वहां के लोग आए थे और आपका सॉफ्टवेयर सेट करके गए थे, नहीं, उन्होंने सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मोड से ही भेजा, आपने उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया और उसकी पेमेंट कर दी ना एक ट्रांजैक्शन आपने। तो वो फॉरेन कंपनी चाहे वो खुद से चलाए इंडिया में बिजनेस या फिर एजेंट के थ्रू चलाए, दोनों ही वैलिड है, ठीक है? या वो फिजिकली चलाए या फिर इलेक्ट्रॉनिकली चलाए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलाए, दोनों ही बिजनेस आपके क्या कहलाते हैं? वैलिड कहलाते हैं। एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और किसी भी मैनर में अगर वो इंडिया में किसी भी तरीके का बिजनेस चला रही है तो वो कंपनी क्या कहलाती है? फॉरेन कंपनी। क्लियर है? अब आता है आपका सेक्शन 8 कंपनी। ये हो गई आपकी फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट आ गई आपकी सेक्शन 8 कंपनी। मैंने बताई थी आपको सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती थी? जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती थी, जिनका उद्देश्य क्या होता था? सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। अब मेरी बात सुनना, एक कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ठीक है? ये जब कंपनी अपना काम करती है, बिजनेस चलाती है, तो क्या अर्न करती है? प्रॉफिट। क्या अर्न करती है? प्रॉफिट। अब ये अपने प्रॉफिट को किसको बांटती है? मेंबर्स, अपने मेंबर्स को। और कंपनी के मेंबर्स को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। और ये अपने प्रॉफिट्स को किस फॉर्म में बांटती है शेयर होल्डर्स को? इन द फॉर्म ऑफ समझ सुना है ये नाम? हाँ, क्या होता है डिविडेंड? जैसे उन पे प्रॉफिट तो एक शेयर, मान लो कोई शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, एक मिनट मेरी बात सुनना। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना? कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना? बच्चों सुन लो, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख रुपए, ठीक है? इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो कितने थे? 10,000। चलो ले लिए 10,000 शेयर होल्डर्स थे इसके पास। एक शेयर होल्डर के पास कितना हिस्सा आया? 100। एक शेयर होल्डर को कितने मिलने चाहिए? 100 रुपए। एक शेयर होल्डर को कितना मिलना चाहिए? 100। एक शेयर होल्डर का मतलब यहाँ पर 10,000 अगर शेयर्स हैं और 10 लाख का प्रॉफिट है तो एक शेयर पे 100 रुपए मिलेंगे। ईपीएस सुना था आपने? अर्निंग पर शेयर थी ना? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। और क्या कह रहा है? अर्निंग पर शेयर कहते हैं जिसको। अर्निंग मींस प्रॉफिट मतलब इनकम पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितनी इनकम आएगी? जैसे मान लो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया है 10 लाख रुपए, कुछ हुआ? चलो, आपने प्रॉफिट कमाया है टोटल 10 लाख रुपए और आपके कितने शेयर हैं कंपनी के? 10,000। तो एक शेयर के ऊपर कितना रुपए दोगे आप? 100 रुपए। जिस पर्सन ने एक शेयर लिया हुआ है उसको 100 रुपए डिविडेंड मिलेगा। मान लो किसी के पास 20 शेयर है तो कितना मिलेगा? 200 50 नहीं 2000 कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो? अच्छा, एक मैंगो अगर 10 रुपए का आता है तो 20 मैंगो कितने के आएंगे? 50 के? 5 रुपए के? फिर अगर एक शेयर के ऊपर 100 रुपए हैं तो 20 शेयर के ऊपर कितने होंगे? 2000। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऐसे ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितनी इनकम मिल रही है? 100 रुपए मिल रही है तो जिसके पास 20 शेयर है उसको 2000 मिल जाएंगे, जिसके पास 50 शेयर है उसको कितना मिल जाएंगे? 5000 रुपए, ठीक है? तो नॉर्मल कंपनीज क्या करती है, जो प्रॉफिट वो कमाती हैं उसमें से कुछ रिजर्व रखने के बाद जो बचता है वो किसको बांट देती है? शेयर होल्डर्स को बांट देती है।
क्योंकि देखो कंपनी किसके लिए आया कर रही है, अपने मेंबर्स के लिए, है ना। मेंबर्स भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। अगर किसी कंपनी से हमको ज्यादा अर्निंग मिलती है तो हम सोचते हैं ना कि इसमें और पैसा डालें हम, ताकि हमारे को अर्निंग ज्यादा हो। तो नॉर्मल कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व में रखने के बाद आपका ट्रांसफर कर देती है किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास। अब केस में लेती हूँ, अगर यही कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी है, बताओ क्या ये अपने मेंबर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी, डिविडेंड देगी? क्यों? क्योंकि किस पर्पस के लिए बनी है, वेलफेयर के लिए बनी है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी है। तो ये अपना जो कमाया हुआ पैसा है, जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है, उसको कहाँ पे लगाएगी, समझ रहे हो। तो सेक्शन 8 कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब पढ़े इसको। Section 8 of the Companies Act 2013 deals with the formation of company which are formed to promote, किस किस चीज को प्रमोट करने के लिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। ये याद कर लेना नाम, तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का ना बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए, और उस टाइम आप क्या लिखोगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है। अरे ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है डेफिनेशन में वही चाहिए। अभी मैं इसको याद करवा देती हूँ। 3 तो आपकी स्ट्रीम आ जाएगी इसमें, कौन कौन सी, कॉमर्स, आर्ट और साइंस, ठीक है। अच्छा ये तीनों किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। और बोलो कोई ऐसा है जो याद हो जाए। फिर हम स्पोर्ट्स भी करते हैं तो साथ साथ स्कूल में पढ़ते पढ़ते, साइंस में रिसर्च होता है ना, साइंस में आपका रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं। और बोलो बाकी दो इसी के नाम, सोशल साइंस भी पढ़ते हो आप सब्जेक्ट में अपने, तो सोशल साइंस तो बनेगी आपका सोशल वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद आप धार्मिक चीजों को भी पढ़ते हो, कई स्कूलों में होता है ना, उनके पर्टिकुलर धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है। जैसे अगर किसी जैन स्कूल में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको एक जैन धर्म की एक बुक पढ़ाई जाती है, धर्म की बुक, उसका एक सब्जेक्ट होता है, उसका पेपर भी होता है। कोई पढ़ा है ऐसे स्कूल में? पंजाबी है, ऐसा नहीं है, पंजाबी होता है, सब्जेक्ट होता है। पंजाब से नोट लिया। हाँ पंजाब में आपको पंजाबी मिलेगी, पढ़ाते हैं ना, जो मतलब मेरे दादा वगैरह उन्होंने पढ़ी है तब हाँ तो होता था पहले। अब हिंदी जैसे कंपलसरी कर दिया, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, पहले पंजाबी भी हुआ करता था, ठीक है। आजकल फ्रेंच हो गया है ना, स्कूलों में पढ़ाने लग गए हैं ना, जापानीज, जर्मन, इन चीजों की तरफ जरूरत है। हम मदर को पता है क्या बोलते हैं फ्रांस में, मोटर। मोटर, मैंने पढ़ी थी ना, एक ही साल पढ़ी थी, फेल हो गया था, मैं फिर नहीं पढ़ी मैं। चल मोटर चला दिया तो रिलीजियस कुछ धार्मिक चीजें, ठीक है। चैरिटी के लिए तो वैसे ही बन रही है ये, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। बताओ ये वर्ड्स याद हो रहे हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 8 of the company deals with the formation of company which are formed to promote the charitable object of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment। ये 9 हो गया आई थिंक, 6, 7, 8, 9, 10 है, हो जाएंगे यार? 8 तो हो ही जाएंगे। हाँ मतलब कुछ आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए। एक्सेट्रा Such company intends to apply its profit। अप्लाई करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। अप्लाई करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मींस आप अपने प्रॉफिट को कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओ। सेक्शन 8 कंपनी किस पे अप्लाई करती है अपने प्रॉफिट को, इन्हीं प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट्स के लिए। तो सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसी को प्रमोट करने के लिए ये अपने प्रॉफिट के पैसे को इस्तेमाल करेगी। अप्लाई का मतलब इस्तेमाल या यूज करना ज्यादा वर्ड सही रहेगा, ठीक है। एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। प्रोहिबिटिंग का मतलब क्या होता है, मनाही, मना करना। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते आप अपने मेंबर को। एग्जांपल क्या है, स्पिकी, एसोकैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII, ये सब जो एसोसिएशंस हैं ये सब किसके लिए बनी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। क्लियर? अब बताओ सेक्शन 8 कंपनी जो
डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, जो अपने कमाई को खुद नहीं खाएगी, लोगों पर लगाएगी, तो उस कंपनी को एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा। किससे? लाइसेंस कौन इशू करेगा? लाइसेंस कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, और क्या है, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसी कंपनी फॉर्म करते हैं उनको बेनिफिट क्या होगा? देखो कई ऐसे हैं जो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अब उसके पीछे भी तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो तो सही है। वैक्सीन के लिए देख, ऐसा कभी बाहर हुआ है जो अपने इंडिया में होता है? वैक्सीन के लिए अपने अलग अलग सबने सेंटर बना दिया, जहाँ वैक्सीन लग रही है, जहाँ वैक्सीन लग रही है। हाँ बोलो। क्या कह रहे हो भैया? अरे तो ध्यान दे दो। मैंने भी कर लगवा ली, सेकंड डोज में मुझे कुछ नहीं हुआ। मैम राजस्थान में मुझे फर्स्ट में ही हुआ। फर्स्ट में थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था वीकनेस, लेकिन सेकंड में नहीं हुआ। फर्स्ट में वैसे करी लगवाई। बीमार पड़ी है। ना वो जा। मैम वो बारिश में लगवा के ऐसे इसलिए हो गया, बारिश में लगवा के आया था इसीलिए हो गया। ऐसा देखो रोहित, फर्स्ट डोज इफेक्ट करती है, जिसको करती है बहुत अच्छे से करती है। मैम बहुत तेज बारिश हो रही थी उस टाइम। हाँ तो होता है, जिनके साथ होता है, जैसे हमारे घर में भी हुआ तो मतलब 3 दिन तक उस बंदे की वॉमिटिंग नहीं रुकी, तो हर किसी की अपनी इम्यूनिटी। मैम बहुत ज्यादा हैवी डोज है। और किसने लगवाई है? बस मेरे तो 5 इंजेक्शन हो गए आज से। बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं क्या अभी 18 से कम है? 45 को कलर नहीं कभी तो अपने आप को कहता है कि मैं नया नया बच्चा हूँ, है ना? दूसरों को कभी ये कहता है कि मैं क्लास का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, है ना? कभी ये अपना जेंडर ही चेंज कर लेता है। तो पता ही नहीं है इसका। अरे नहीं मैं बात समझ नहीं, मैं 45 से देखा हूं पापा के साथ जाने तो ऐसा बोलो ना, कैच द फीलिंग ऑफ द वर्ड्स। हम कैसे कैच करें इतनी डीप फीलिंग को? ये तो बहुत डीप फीलिंग थी ना कि 45 प्लस में मेरे पापा आते हैं, तो वो जाते तो मैं जाता हूँ, ऐसा ही था सीन। भाई चला नहीं गया पापा साथ। अच्छा ठीक है, आप फीलिंग समझ गए हम तेरी, वो कुछ समझाना। चलो प्रवेशिका एक बार 10 आउट ऑफ 10 लेके थक गई, क्या हो गया? शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही और लास्ट में जब बैठा हो गया तो क्या हुआ? टाइम नहीं मिल रहा या क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम सही बात है, मतलब इसको लास्ट में लेके बैठा पढ़ा नहीं जाता। मैं क्यों बार बार एक ही चीज बोलती हूँ? मुझे पता है बच्चों के साथ क्या होता है, मैं इसीलिए साथ साथ बोलती हूँ कि मेरी एक क्लास की रिवीजन अगर उसी दिन कर लो ना, तो टेस्ट वाले दिन पूरा चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो लेक्चर देने के लिए नहीं बोलती हूँ। मैम ये मुझे फर्जा भी क्या होता है? फर्जा के दिन आप अगले दिन अगली क्लास अगर आज पढ़ो तो कल तक भूल जाएंगे। अब इसको नहीं, ऐसा नहीं होता। नो मैम 2-3 दिन तक तो वो रहता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ से जाओगे अभी तो माइंड में रहेगा, थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा भूलोगे, लेकिन अगर उसको जाने के बाद रात तक रिवाइज कर लिया ना तो वो फिर फिक्स हो जाता है। एक रिवीजन ही तो कह रही हूँ, मतलब जितना हम एक क्लास में पढ़ते हैं उसकी रिवीजन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो संडे पूरा दिन अपने आप को बर्डन डालने की बजाय अगर पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो तो बर्डन भी नहीं आएगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा, है ना? तुम्हें ऐसे लगता है कि टीचर जो बोलता है ना वो सिर्फ लेक्चर देता है, हम नहीं करेंगे। आप हम टीचर नहीं, हमारे फ्रेंड्स की तरह। अच्छा तो फ्रेंड की बात तो माननी चाहिए ना। फ्रेंड्स को बोलता कैसे हो? तुम कहते थे मैं आपके लो में चुप रहता, आपके लो में भी शुरू हो गया है ना। स्टोरी तो ऐसे लगाता है हम किसी के साथ है, हमारा कोई ना स्टोरी। हम कैसी बातें कर रहे हैं आजकल ये बच्चे गौर करिए। हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी है? अपनी चैरिटेबल कंपनी है और कौन सी लाइब्रेरी एंजॉय करती है?
फाउंडेशन नहीं, ठीक है। बिना ये नाम लगाए भी इसका लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। द रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्लीकेशन आने के बाद इसको सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर कर देती है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेक्शन 8 को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के सारे राइट्स प्रिविलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के सारे प्रोविजंस किस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं? सेक्शन 8 कंपनी पर लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करती है, लेकिन अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब जरा सुनना, जो पर्सन लाइसेंस इशू करने का हक रखता है, क्या वो लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है? अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ेगी इसके लाइसेंस को रद्द करने की? अगर ये डिविडेंड दे देगी, बोल रहा था, बोल दे। अगर ये अपने प्रॉफिट को बांट देगी, मेंबर्स में बांट देगी, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें मतलब जो आपके ऊपर मनाही थी अगर आपने वो कर दिया तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। या फिर जिस पर्पस के लिए आप बनाए गए थे उस पर्पस को आप फुलफिल नहीं करते हो तो भी आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पढ़ लो। The central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement or condition in this section subject to which a license is issued। जिस पर्पस के लिए ये लाइसेंस इशू किया गया था उस पर्पस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर डिक्लेयर करके आपका लाइसेंस रद्द कर देगी। एंड वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अगर आप धोखाधड़ी से भी काम कर रहे हो और वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा नहीं कर रहे हो, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? लाइसेंस कैसा हो जाएगा? रद्द। तो आपने सेक्शन 8 कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो जैसे ही लाइसेंस रद्द होगा तो ये कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट या फिर पब्लिक। सुनो जरा, ऑन रिवोकेशन रजिस्ट्रार शेल पुट, या तो उसके वर्ड नाम के आगे क्या लगा देगा? लिमिटेड वर्ड, या फिर क्या लगा देगा? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अगेंस्ट द कंपनी नेम इन द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। बट बिफोर सच रिवोकेशन, लेकिन रिवोक करने से पहले भी सामने वाले को एक बार सुनवाई का मौका तो दिया जाना चाहिए, उसको बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट अ रिटन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस। हम आपका लाइसेंस रद्द करने जा रहे हैं, उसका नोटिस पहले आपको जारी करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू बी हर्ड इन द मैटर। आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आप अपने पक्ष में अगर कोई बात रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। मैम इसमें मेन हाईलाइट करें, इसमें हाईलाइट क्या करें? इसमें हाईलाइट ये करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी, जो मैं बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन करते जाना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली। और इसको वायलेटिव अगर याद ना रहे तो आप ऐसे करना, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। प्री जुडिशियल वर्ड याद हो जाएगा आपको, प्री जुडिशियल मतलब अगेंस्ट ही होता है, ठीक है, ठीक है। एंड ऑन रिवोकेशन रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी नेम इन द रजिस्टर, ठीक है। बट बिफोर सच रिवोकेशन opportunity to be heard, इसके नीचे लिख लेना is given to the company, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू बी heard is given to the company, कंपनी को हम सुनवाई का अधिकार जरूर देंगे, एक मौका प्रोवाइड करेंगे। अब ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले आपने क्या किया था? नोटिस जारी किया था। नोटिस और ऑर्डर में फर्क होता है बच्चों। नोटिस है जिसमें हम आपको पहले अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर है उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। तो वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर कर देगा दैट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। अब एक बात सुनना,
जब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ना तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बन जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई पहले से सेक्शन 8 कंपनी जो चल रही है उसके साथ मर्ज हो जाओ। समझ रहे हो? अगर आप खुद से अपना नहीं काम कर पा रहे हो ना तो उनके साथ इकट्ठे मिलकर काम कर लो, ठीक है? तो ये ऑप्शन दे दिया जाता है। तो in the public interest order that company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object। ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो उसका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कोई रिलीजियन पर्पस के लिए काम कर रहा है और वो जो कंपनी खत्म हुई है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही थी, क्या दोनों मर्ज हो पाएंगी? नहीं। सिमिलर ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटी, प्रिविलेजेस एंड विद सच लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर और द कंपनी बी वाउंड अप। जिस कंपनी का आपने लाइसेंस रद्द किया है उसके कुछ तो एसेट्स और लायबिलिटीज भी होंगे, वो जाके किस में अमेलगमेट हो जाएंगे? जो एग्जिस्टिंग कंपनी अनदर सेक्शन 8 की सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी है उसमें आपके राइट्स मर्ज हो जाएंगे, उसमें आपकी एसेट्स लायबिलिटी भी मर्ज हो जाएगी, और जो जिसका लाइसेंस आपने रद्द किया है वो कंपनी वाउंड अप हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। अब बताओ, अगर ये इतना तो काम कर दिया, लाइसेंस भी रद्द कर दिया, अगर आप धोखाधड़ी से जो काम कर रहे थे क्या उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, और बहुत भारी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देख लो, if a company makes any default in complying with any of the requirement laid down in this section, मतलब सेक्शन 8 की किसी भी प्रोविजन को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो कंपनी shall be punishable with fine varying from 10 लाख रुपीस to 1 करोड़ रुपीस। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की पेनल्टी है। और डायरेक्टर और ऑफिसर पे कितनी है? Director and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक की सजा, और या तो आपके ऊपर सजा लगेगी या फाइन भी लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा। एंड वेयर इट इज प्रूव्ड दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अगर जहां पर फ्रॉड मिल गया ना, ये चीज फाउंडेशन से याद कर लेना, ये फाइनल तक आएगी। जिस कंपनी में आपको फ्रॉड मिल गया ना तो उसमें फ्रॉड करने वाले लोगों के ऊपर सेक्शन 447 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 447 को अपने नसों में डाल लो, खून में ऐसे दौड़ना चाहिए। 447 भूल के भी अपराध नहीं करना, अगर इसकी लायबिलिटी लग गई तो बहुत भारी सजा है। ठीक है, इसमें जो आपका फाइन रहता है वो कई बार डबल टाइम्स 3 टाइम्स भी हो जाता है। ठीक है, जितने का अपराध किया ना उसका दुगना तिगना पैसा आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है, प्लस 10 साल तक की भी सजा है। और एक ऐसा संगीन अपराध जिसको कहते हैं ना बहुत भारी अपराध, उसमें आपको लाइफ टाइम की भी सजा है। ठीक है, तो 447 से बच के रहना, 447 को फाइनल तक याद भी रहना। मेरे से लोग भी कुछ मैं तो बड़ा की तरफ कर रही थी, तो अपने ऊपर ले रहा है क्योंकि तेरे को ऐसा उम्मीद है अपने आप से, है ना? ठीक है, तो 447 की लायबिलिटी कभी भी अट्रैक्ट मत होने देना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर कोई पर्सन मिला, कोई भी ऑफिसर ऐसा मिला जो फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है, शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447 व्हिच डील्स विद फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉडुलेंटली कोई काम किया तो सेक्शन 447 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पेनल्टी तो है ही है, साथ में 447। अच्छा, साथ में? हाँ जी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो मैंने ऊपर से पढ़ा दिया है तो मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स करवाने की जरूरत नहीं है, वो उसी की ही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अभी इसको देखो, इसमें सेक्शन 8 में पॉइंट्स वाला ज्यादा अच्छा नहीं है। 3 साल के लिए किसमें? हाँ, which may extend to 3 years। 4 + 3। अब वो तुम जैसे भी याद करो, अरे ऐसे मत करो, फिर 447 बिगड़ जाएगा, क्योंकि 447 में 10 साल तक की भी सजा है। गैंगस्टर की बात सही बता रही हूँ मैम। देखो, अच्छा आप देखो, अंडरलाइन किया है इसमें, अंडरलाइन किया है सेक्शन 8 में, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख लेना, और चाहे तो पीछे क्वेश्चन देख लो, जरूर होगा।
कर लो तसल्ली एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, और पेपर में बहुत बार आता है, इस बार भी आएगा। मतलब मैंने एक बार ये कह दिया ना कि बहुत बार आता है, तो इस बार भी आएगा ये क्या होता है पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ पूरा तू पढ़ लेगा पूरा चैप्टर। हाँ पढ़ के आएगा वो तो। मैं तो पढ़ गया हूं, सामने पढ़ देता। ये देखो तुम्हारे पास अपनी पेंसिल नहीं है खुद के पास दोनों? बताओ पेंसिल में क्या क्या वो अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल मांग रहा है, उसकी छोड़ ही नहीं रही है, बताओ पेंसिल। मैंने तोड़ दी, मैं फिर बीच में से। वेरी गुड, सही किया ना। फिर तुम्हें इसके भी वो मतलब खींचने को लगा हुआ है कि मुझे दे दे, उसको छोड़ ही नहीं रही है। और पेंसिल इसी की है। पर पेंसिल इसी की, वो तो मुझे पता है पेंसिल इसी की होगी। सिंसियर बच्चे के पास अपना सब सामान होता है। ये सब सही कह रहे हो। मेरे पास नहीं हो सकती पेंसिल। मैं कह रही हूँ ना, सिंसियर बच्चे के पास अपना सामान होगा। जो ये मांगने वाले होते हैं ना, ये अलग से दिख जाते हैं। देखो ना मैं किसकी पेंसिल है वो? मैं वो बच्चे आज के बच्चे बहुत बड़े होने हैं। एक्स्ट्रा सिंसियर होते हैं, हाँ। अपोजिट सिंसियर नहीं होते। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के सामान पे कब्जा करते हैं। हाँ, वो कौन है? मेरे पास पेंसिल ही नहीं है। अरे ऑफन रख ले मेरी पेंसिल। तूने कहा था ना मेरे पीछे कौन बैठी है? मनुष्यत। क्यों कह रहे थे अच्छे बच्चे होंगे ना, उनके पास अपनी किट होगी, उसमें पेंसिल रबर जिसकी जरूरत भी नहीं होगी ना, वो भी होगी, स्केल भी होगा। कोई तो अच्छा ही होगा तो कई बच्चे वो डी भी रखते हैं, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो। क्यों कह रहे कहीं तो बट मिल ले। हम भी सब क्या है दिखाते। और पता नहीं क्या नहीं तो पता नहीं हम जैसे क्या हो गया? चलो, हाँ जी, बहुत हो गया। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ध्यान रखना बच्चों, डोरमेंट कंपनी होती है जो सो रही है। तुम यहाँ पे पार्ट वन भी तो था ही। जो सो रही है ना, जो इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव है पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से लिख रहे हैं सो रही है, घूम कर रहे हैं। ठीक है। तो वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, आपने इस एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे होल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, लेकिन आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया। बच्चों ये डोरमेंट कंपनी सो रही है, लेकिन आपको नहीं सोना इस कंसेप्ट में, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेना। अगर किसी कंपनी ने पिछले 2 सालों में, अंशी, पिछले 2 सालों में अगर किसी कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, तो कंपनी एप्लीकेशन डालेगी कि मेरे को डोरमेंट डिक्लेयर कर दो। देखो एप्लीकेशन क्यों डालेगी, मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी जो है उसको हर साल अपनी बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न, बोर्ड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट, ये सब क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन लगते हैं ना? तो अगर किसी कंपनी ने पिछले 2 सालों से कर ही नहीं दी है वो, तो उसके ऊपर तो फाइन लगते ही जाएंगे ना। अब कंपनी कोई काम भी नहीं कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि इससे बढ़िया तो मैं डोरमेंट का स्टेटस ले लूं ना, कम से कम मैं फाइन से तो बच जाऊंगा। तो वो एप्लीकेशन लगाता है और डोरमेंट का स्टेटस ले लेता है। अब मेरी बात सुनना जरा, पिछले 2 सालों में जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना की हो, अब मैं ये बताऊंगी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या नहीं आता है। अब मुझे बताना कि ये जो 4 ट्रांजैक्शन होंगी, अगर ये करेगा तो डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात को अच्छे से समझ लेना। पिछले 2 सालों में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना की हो तो डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा, और ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर ये की है चारों ट्रांजैक्शन, अगर ये चारों ट्रांजैक्शन आपने की भी है
तो आप उससे डिफाइन नहीं कर पाओगे डोरमेट के स्टेटस को। हाँ जी सही बोल रहे थे, बोलो। तो फिर डोरमेट का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब ये होगा कि आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस काम के लिए कंपनी खोली है, सेल परचेज करने के लिए खोली है, ट्रेडिंग करने के लिए खोली है, जिस पर्पस के लिए कंपनी खोली थी, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपकी कंपनी डोरमेट कहलाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने इन 2 सालों में मान लो रजिस्ट्रार को कोई फीस पे की है, जिस पर्पस के लिए बनाए वो नहीं कर रहे, हाँ, तो मैं ऐसे दो पीछे वाले भी ना करे तो बंद हो गई। तो सेक्शन 8 ही हो गया ना। तो वो तो ये हुआ ना कि अगर आप मिसयूज कर रहे हो पैसे को, वहां पे तो लाइसेंस की बात आ गई थी, रद्द कर दिया गया था, वो तो कंसेप्ट ही अलग हो गया। गवर्नमेंट में ये है कि आप इनएक्टिव होके बैठे हो, आप कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हो सेल परचेज की। ठीक है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रार को फीस पे की है तो उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। तो अगर 2 सालों में फीस पे कर रहे हो ना, तो भी आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। बच्चों बात समझ में आ रही है? फिर से बताओ। मैम इसको सीधा सीधा लिखने में क्या दिक्कत है बुक वाले को? लॉ सीधा सीधा लिख ही नहीं सकता, लॉ लिखता है उल्टा, सीधा करना आपके दिमाग में। जो बात पहले लिखनी होगी ना, लॉ लास्ट में लेके जाएगा उसको। इसलिए मैं कहती हूँ लॉ को ना उल्टे से पढ़ना शुरू करो, फिर समझ में आता है। केजीएफ की मूवी बना। हाँ ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इनके अलावा जो भी है वो इनके अलावा अगर आपने जो ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और अगर वो नहीं की होंगी तब आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। क्या क्या कहना चाह रहे हो मैम? एक ही बात तो मतलब ये गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है बस। डोरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखो क्या मतलब अगर ये होगा तो गवर्नमेंट हो जाएगी। ऐसे किसने कहा? अगर ये मनी आपकी और गवर्नमेंट हो हम 2 क्लास बनाओ। ये तो बेकार थी। कहने का मतलब इन ट्रांजैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए आपको इनके अलावा वाली ट्रांजैक्शन 2 साल के लिए बंद करनी पड़ेगी, तभी डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा। अगर ये कर दी अगर तो कोई हमने दिक्कत ये नहीं है। कर हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये अगर कर भी दी, तो दिक्कत है। अगर इनके अलावा जो की उनमें दिक्कत है। इनके अलावा वाली ट्रांजैक्शन, एक मिनट, एक बार से कुछ आन दो। ये चारों को छोड़ के जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अगर आपने वो 2 सालों में नहीं की है तो आपको डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा। बस सीधी सी बात ये आप लिख लो। इन चारों को छोड़कर जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर आपने वो पिछले 2 सालों में नहीं की है तब आप डोरमेंट कहलाओगे। मैम इसमें लिखा था अदर देन। हाँ, वही तो नहीं समझ रहे बच्चे, अदर देन उसी को समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। यानी कि इन 4 ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 सालों में हुई भी होंगी ना, तो आप उससे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डोरमेंट है या नहीं है। आपको किसको देखना पड़ेगा? इनके अलावा वाली ट्रांजैक्शन को। अगर वो हुई है तो डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते, और अगर वो 2 सालों में नहीं हुई है तब आप डोरमेंट कंपनी बन सकते हैं। समझ रहे हो आप अच्छे से? दोबारा रिपीट करना इन चारों को छोड़कर। इन चारों को छोड़कर बाकी की ट्रांजैक्शंस अगर आपने 2 सालों में नहीं की है तब आप डोरमेंट कहलाओगे। फिर से बोलो। पेपर में यही लिखी है इसमें बाकी की अगर आपने नहीं की। अरे इन चारों को आप क्रॉस कर देना। ये नहीं की। अगर आपने नहीं की है तो आप डोरमेंट कहलाओगे। अब नंदनी पढ़ी इसने क्या लिखा है। ये ना बोल कुछ और रहा, लिख कुछ और रहा। वैसे ही अनसाउंड माइंड लगता है मुझे। को छोड़कर बाकी की ट्रांजैक्शन अगर आपने 2 सालों में नहीं की है तो 2 सालों में नहीं की। पिछले 2 सालों में अगर नहीं की है, ठीक है। अच्छा, ये 4 ट्रांजैक्शन कौन सी है? रजिस्ट्रार को फीस पे करना। देखो एक तरीके से समझ लो, ये तो मैंडेटरी वाली चीजें हैं ना। वो बात तो ठीक है। अनसाउंड माइंड क्या होता है? पागल। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब एक्ट में कहा था कोई फीस पे करने के लिए, कोई पेनल्टी पे करने के लिए, वो पे की है, ठीक है, तो वो आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी। शेयर्स अलॉट किए हैं और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो पैसे दिए हैं, ठीक है।
अब देखो अकाउंटेंट तो अपना पैसा मांगेगा ना, जिसने मान लो 3 महीने काम किया उसके बाद आप उसको कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दे रहे क्योंकि आप सेल परचेज नहीं कर रहे, तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करेगा, है ना? तो वो तो अपने पैसे लेगा ना, उसको क्या मतलब है आपकी कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर आपने उसको फीस दी है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। कहने का मतलब वो फीस पे करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है? उसके बेसिस पे आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा, है ना? अगर बाकी जो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है आपने वो 2 सालों में नहीं किया तो आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो, ठीक है? क्लियर है? चलो अगर हम ये 3 लाख की बात कुछ नहीं, हाँ, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए इन चारों को नहीं देखना है आपने। आप ये नहीं कह सकते कि मैम देखो वो अकाउंटेंट को फीस तो दे रहे हैं ना, तो यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नहीं, गलत बोल रहे हो आप, है ना? वो उसके लिए मैंडेटरी पेमेंट थी जो उसको करनी थी, लेकिन बाकी के काम नहीं कर रही ना वो, तो गवर्नमेंट का स्टेटस ले सकती है। शेयर्स अलॉटमेंट का भी ये है कि अगर देखो आपने क्या किया था, शेयर्स अलॉट आपने एप्लीकेशन निकाल रखी थी, लोगों ने अप्लाई कर लिया था। अब एक्ट के अकॉर्डिंग क्या जरूरी होता है कि जैसे ही लोगों ने अप्लाई किया तो आपको अलॉट करना जरूरी है ना? तो आपने एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर शेयर्स अलॉट किए हैं उन 2 सालों में तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, ठीक है? आप इस चीज का मतलब एक तरीके से इन ट्रांजैक्शन को आप अपने फेवर में यूज नहीं कर सकते कि देखो मैंने ये कर रहा हूँ ना, मैं ये चारों काम तो कर रहा हूँ ना, तो यानी कि मेरी कंपनी सोई हुई नहीं है। नहीं, आप ये चारों काम कर भी रहे हो ना, तब भी आपकी कंपनी सोई हुई हो सकती है, समझ रहे हो? अगर आप ये चारों काम कर भी रहे हो तो भी आपकी कंपनी सोई हुई हो सकती है, ठीक है? चले आगे। अब आती है निधि कंपनी, सुना इसका नाम? चलो, निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी भी आपकी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है। एक सोसाइटी के मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के ऊपर खर्च देते हैं, समझ रहे हो? तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है मींस अ कंपनी which the central government may by notification in the official gazette declare to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी डिक्लेयर कर दे तो वो निधि कंपनी कहलाएगी और वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेगी, जैसे अपना सेक्शन 8 कंपनीज करती थी। चले आगे। अब आता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना? हाँ, बैंक आपका अलग चीज हो गई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, बैंक उसके अंदर फॉल करता है, लेकिन बैंकिंग अलग हो गई चीज, ठीक है? एलआईसी है, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एलआईसी आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन बैंक नहीं है ना? तो ये क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बनाई गई है, उसको आप पीएफआई कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज होती है जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? क्या होता है म्यूचुअल फंड? इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उसमें पैसा डाल देते हैं, है ना? आगे उनका रिस्क होता है कि वो कहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, है ना? आपको म्यूचुअल फंड एक फिक्स अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है कि आपको आपकी इतनी इनकम मिल जाएगी, बाकी का रिस्क मेरा खुद का, है ना? तो लोग क्या करते हैं, बाकी कंपनीज में शेयर म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरीके का ना एक मटका है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। पूल ऑफ मनी है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा डाल देते हैं। अब उस पैसे को, मटका को तोड़कर आपने कहाँ पे डालना है, ये काम है म्यूचुअल फंड कंपनी का। हमें उससे कोई लॉस नहीं होगा, हमें उससे लॉस नहीं होगा। म्यूचुअल फंड कंपनी, एक मिनट, म्यूचुअल फंड आपके बहुत तरीके के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड भी होते हैं और डेट ओरिएंटेड भी होते हैं। अभी आपके ऊपर है आपको किस में पैसा डालना है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड में डालोगे तो रिस्क हो सकता है, लेकिन डेट ओरिएंटेड में डालोगे तो आपको फिक्स्ड बेनिफिट मिलेगा। कितना पैसा आपके पास हर महीने या हर साल आपको रिसीव होना ही होना है। इक्विटी में फिर प्रॉफिट भी तो ज्यादा होता है। अगर लॉस बियर करते हैं तो जिस टाइम में कंपनी अगर इंक्रीज होती है, जिसकी ग्रोथ होती है, तो उस टाइम आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। देखो, इन्वेस्टर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे कहते हैं कि
कि मुझे तो महीने का ना बस फिक्स इतना मिल जाए मुझे बहुत है, लेकिन कुछ एग्रेसिव होते हैं, वो यूथ होते ये हैं, भी चाहिए, यूथ होते हैं। ठीक है, तो वो पैसा वहां पे डालना चाहते हैं, तो हर एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूटीआई भी कुछ ऐसा ही है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर दिया तो वो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। और सच अदर इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके डिक्लेयर कर दे तो वो भी आपका पीएफआई कहलाएगा। अब पीएफआई कहलाने के लिए आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? 2 कंडीशन, एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, किसी सेंट्रल एक्ट के तहत बना हुआ होना चाहिए या स्टेट एक्ट के तहत बना होना चाहिए। जैसे आपका एलआईसी है, किसके तहत बना है? एलआईसी एक्ट 1956 के तहत बना है, तो किसी सेंट्रल एक्ट के तहत बना हुआ होना चाहिए, तभी आप उसको पीएफआई डिक्लेयर कर सकते हो। साथ में और है एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड या फिर कंट्रोल्ड बाय सीजी और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा भी है तो भी आप पीएफआई डिक्लेयर हो सकते हो। तो अगर अपने आप को पीएफआई का स्टेटस चाहिए आपको, तो आपको इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। चलो, थकना नहीं है अभी, थकना मना है। छुट्टी चाहिए। सैटरडे की तो छुट्टी है ही। तो मैम की तो कल क्लास है ही। मैम तभी कह रही हाँ जी, मैम जैसे एलआईसी है वो प्राइवेट बैंक के साथ बंद हो सकती है। बैंक में वाला फ्री है। आप पीएफआई और बैंक को मर्ज कर रहे हो। देखते हैं, कल क्लास लगी क्या? कल क्लास है आपकी? कल क्लास है मेरी, लेकिन सारा कल पे छोड़ना है क्या? नहीं वैसे पूछ रही हूँ। हाँ, कल मेरी क्लास है। मुस्कान की बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कल 6 बजे तक पढ़ना है इसमें। नहीं 3 से 5 की क्लास है ना? इंग्लिश हाँ, कल मेरी क्लास है 3 से 5। इको भी नहीं है। इको की क्लास नहीं है। कल इको की क्लास तो है। किसने कहा? कल आपकी इको की और अकाउंट्स की क्लास है, मैथ्स की नहीं है। Yes, हाँ। I also want to say this. अकाउंट्स का तो इको की फिर सुबह होगी। हाँ, आपकी तो है ये 12:30। मेरी 12:30 बजे है, सभी के आपकी 12:30। आपकी है क्लास, अब ये नहीं पता कब है। मेरी 3 बजे है। 3 बजे आपकी है। वो 12:30 से की मेरी है और 10 बजे मैम की है। बस हो गया या फिर। फिर मैम की होगी वो 12 वाली, क्योंकि कल के लिए सर छोड़ो। कोई बोलेंगे। मेरी 3 से 5 है, उनकी आपस में डिस्कस कर लेना बस। कल के लिए छोड़ोगे नहीं? कल के लिए बहुत कुछ है, बस तुम ये कोशिश करो कि 6 नहीं बजने चाहिए, क्योंकि मेरे को कल खत्म कराना है। इससे बढ़िया आज पढ़ लो। 6 नहीं बजनी चाहिए। 3 से 5 की क्लास है, तो अगर कल के लिए छोड़ोगे तो 6 भी बजेंगे। 2 बजे कोई नहीं, 6 बजे तक हम सैटरडे को गए थे। मैं अपनी स्कूल में लिख के बैठा के हाँ, वही तो है। आप पढ़ो। अभी नहीं। चलो, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन क्या पढ़ना है आपको? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कैसे रजिस्टर करवाओगे बताओ? प्रमोटर का नाम सुना है? कौन होते हैं? क्या आप नाम अगली है? क्लास में प्रमोट हो गए हो हमारी मैम। कंपनी के केस में प्रमोटर का मतलब क्या है? जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। मैम आप ही बता दो। पढ़ के नहीं आई 11th में बिजनेस स्टडीज, मुझे लगता है किसी ने नहीं पढ़ी है। मैं प्रमोट करते हैं। हाँ तो वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोटर का मतलब जो प्रमोट करता है, डायरेक्टर का मतलब जो डायरेक्ट करता है ना? अब यही रहते हैं। यही पता है हमें तो। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट एक वो पर्सन जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी का मेन आइडिया आता है, समझ रहे हो? जो इनिशिएटिव लेता है, जिसके दिमाग में कंपनी फॉर्म करने का आइडिया आया, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। अब सुन लो, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से पर्सन्स हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। जो कंपनी को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रमोटर। अब बताओ, एक सीए है, वो कंपनी के बनाने में हेल्प कर रहा है, फॉर्मेशन में, क्या सीए प्रमोटर है? बताओ क्यों? वो मेन आइडिया उसके पास नहीं आया, वो तो हेल्प कर रहे हैं। वो तो अपनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी कंपनी के
फॉर्मेशन में प्रमोटर का काम नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से तो मीनिंग निकाल सकते हैं ना। पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर, मतलब जो कंपनी को बनाते हैं वो प्रमोटर। तो सीए भी जो कंपनी को बनवा रहा है तो प्रमोटर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ओनली, ठीक है। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, जो जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कंपनी को बनाने का। they take all necessary steps for its registration, तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी जो स्टेप फॉलो करने हैं वो सब प्रमोटर करता है। It should however be noted that person acting only in professional capacity, जैसे सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट आपको हेल्प करेगा, सॉलिसिटर होता है जो अट्रैक्ट करता है आपके प्रोजेक्ट को लाने में, है ना, कस्टमर्स को पटाने में, सॉलिसिट करना, ठीक है। बैंकर कौन हो? बैंक भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो प्रमोटर हुआ? नो, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर। क्लियर है? चलो अब आता है, चलो ठीक है। और ऊपर अगर इसकी डेफिनेशन में देखोगे ना तो प्रमोटर जो डिफाइन किया गया है वो है, प्रमोटर मींस अ पर्सन who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है कि ये हमारी कंपनी का प्रमोटर है, तो प्रमोटर वो होता है। और एनुअल रिटर्न में भी जिसका नाम लिखा जाता है, जिसका कंट्रोल होता है कंपनी के अफेयर्स पे, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जैसे शेयर होल्डर बनकर आ जाता है कई बार प्रमोटर शेयर्स भी सब्सक्राइब कर सकता है ना, मतलब शेयर होल्डर बन गया। डायरेक्टर भी बन सकता है कंपनी का, या फिर कोई और पोस्ट भी ले सकता है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, मींस जिसकी एडवाइस पर जिसकी डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करने के लिए लायबल है। मतलब प्रमोटर की बात को कौन मानेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो प्रमोटर सबसे बड़ा होता हो गया। चलो नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अब बनानी शुरू करनी है, ठीक है। तो सेक्शन 3 डील करता है बेसिक रिक्वायरमेंट से विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी के केस में कितने मेंबर चाहिए थे आपको? और प्राइवेट कंपनी के केस में 2। तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 या 7 से ज्यादा पर्सन आए तो कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। आपको अपना नाम कहाँ पर सब्सक्राइब करना है? मेमोरेंडम में अपने नाम लिखने हैं कि 7 ये लोग हैं जो कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको रिक्वायरमेंट्स, पूरे एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होंगे? 2 लोग होंगे जो कि सब्सक्राइबर बनेंगे। और 1 पर्सन कंपनी के केस में ओनली 1 पर्सन, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 7, ठीक है। फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले आपको अगर आरसी लेनी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? मतलब एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अभी तक जो एलएलपी में करते आ रहे हो सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपको फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करना है रजिस्ट्रार के पास। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बच्चों मेमोरेंडम में क्या लिखा जा रहा है? जो इंफॉर्मेशन लगती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव। कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनी है वो लिखा जाएगा मेमोरेंडम में, है ना। क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पर्पस क्या है आपका, वो लिखना है आपने मेमोरेंडम में। तो आर्टिकल में क्या लिखोगे? रूल्स एंड रेगुलेशन। मींस पर्पस क्या है वो लिखना है हमने मेमोरेंडम में। उस पर्पस को अचीव कैसे करना है आर्टिकल ये लिखना है हमने आर्टिकल में। समझ रहे हो बात? पर्पस क्या है ये लिखना है मेमोरेंडम में, कैसे अचीव करना है ये लिखना है आर्टिकल में, ठीक है। तो आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ही साइन करने हैं। कि साइन कौन कौन करेगा? ऑल द सब्सक्राइबर। पब्लिक कंपनी में 7 लोग साइन करेंगे और प्राइवेट कंपनी में 2 लोग साइन करेंगे। और इसको जमा करा देंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कौन से रजिस्ट्रार के पास? कंपनी का तो होगा रजिस्ट्रार, लेकिन कौन सा रजिस्ट्रार? जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा, हेड ऑफिस जहां पर आपका सिचुएटेड होगा, उसी जगह के रजिस्ट्रार के पास आपको
डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। A declaration by a person who is engaged in the formation of company, जो कंपनी के फॉर्मेशन में आपको हेल्प कर रहा है, उससे भी आपको एक डिक्लेरेशन लेनी है। वहां भी ली थी, यस मैम। किस से? एडवोकेट इनमें से 4 में से किसी एक पर्सन से एक स्टेटमेंट ली थी आपने। स्टेटमेंट में लिखा क्या था कि ये जो है वो मतलब सही है उसकी जो ये हमारे अंदर आते हैं। ऊपर जो हमने डिटेल दी है वो सारी सही है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड करेक्ट है और एक्ट के सारे प्रोविजन को फॉलो करते हुए, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इस चीज पर हम साइन करते हैं। ऐसा ही एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा, ठीक है। वही 4 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। एक तो साइन होने चाहिए उन 4 लोगों में से किसी एक के, और बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, और एक उस पर्सन के जिसका नाम आर्टिकल में लिखा हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो या कंपनी का सेक्रेटरी हो, ठीक है। यस मैम। चलो, उसके बाद डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर, आपको हर एक सब्सक्राइबर से एक डिक्लेरेशन भी लेनी है, एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। एक तो सारे सब्सक्राइबर से आपको एक डिक्लेरेशन लेनी है और फर्स्ट डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेनी है। क्या डिक्लेरेशन लोगे? कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। किस चीज से रिलेटेड? कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई गलत इंटेंशन नहीं चल रही है, इस चीज के लिए साइन करो। He has not been found guilty of any fraud, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच होता है तोड़ना, कोई एग्रीमेंट करके तोड़ देना, ठीक है। तो आपने ऐसा कभी नहीं किया है पिछले कुछ 5 सालों में, ठीक है। पिछले 5 सालों में अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप कंपनी फॉर्म के टाइम पे ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दे पाओगे। And all the documents filed with the registrar are true to the best of his knowledge and belief, ये साइन करके उनको देना पड़ेगा, ठीक है। हर एक सब्सक्राइबर को कि मैंने कोई अपराध पिछले 5 सालों में भी नहीं किया है और इस कंपनी के लिए भी मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ट्रू एंड करेक्ट है। सारे सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन लेनी है और फर्स्ट डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेनी है। और क्या देना है आपको डॉक्यूमेंट्स में? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जिस पर आपको नोटिसेस भेजे जाएंगे, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आपको नोटिस किसी और एड्रेस में चाहिए तो आप वो भी एड्रेस उनको बता सकते हो, इंटीमेट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। पर्टिकुलर्स किसके? सब्सक्राइबर के। क्या क्या चाहिए? नेम चाहिए, उनका सरनेम भी साथ में होना चाहिए, फैमिली नेम्स भी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस भी चाहिए, नेशनैलिटी भी चाहिए, सब कुछ। मतलब इसका ना एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वो फॉर्म हर सब्सक्राइबर को फिल करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्म की ही चीजें हैं। साथ में आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है। और अगर आपके सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मींस बॉडी कॉर्पोरेट भी मेंबर बन सकती है ना, हाँ जी, तो उस केस में जो पर्टिकुलर्स उस फॉर्म में लिखे होंगे आपको वो भी साथ में लगाने पड़ेंगे। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट के केस में मान लो वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मान लेते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन मान लेते हैं, वो भी बताऊंगी क्या होता है सिन, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स। ऊपर मैंने कौन से पर्सन की डिटेल मांगी थी? हर एक सब्सक्राइबर की जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? मेमोरेंडम में। दूसरे वाले में क्या है? उन पर्सन की जिनका नाम कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में। और तीसरा आता है पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, और तीसरे में लिखना है आपको फर्स्ट डायरेक्टर के पर्टिकुलर की भी डिटेल आपको देनी है, ठीक है। क्लियर है? और ऊपर जो ये पर्टिकुलर्स हैं वो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के होने चाहिए, प्रोफेशनल्स के नहीं होने चाहिए। जैसे प्रोफेशनल ने साइन किए थे ना सीएसीएस ने, उनके कोई पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रार ने रिसीव कर लिया उसके बाद वो क्या इशू करेगा? क्या इशू करेगा? आरसी। आरसी जैसे मान लो ये आरसी बन के आई, बड़ी सुंदर सी, ठीक है। इसके ऊपर एक लिखा हुआ होगा सिन। क्या लिखा होगा? सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है कि कंपनी को अलॉट किया हुआ एक नंबर होता है। आपकी स्कूटी, आपकी बाइक पे भी नंबर अलॉट किया जाता है। जब आप गूगल पर या फिर मतलब सर्च करते हो तो कुछ, तो आप वो नंबर डालोगे तो पूरी डिटेल निकल आती है ना। ऐसे ही एमसीए की साइट पर अगर किसी कंपनी का सिन डालोगे ना तो उस कंपनी की पूरी डिटेल सामने आ जाती है, ठीक है। कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मतलब सारी चीजें सामने आ जाती है। क्या नाम है कंपनी का, किस पर्पस के लिए बनी है। क्लियर है?
तो आपको एक आरसी अलॉट कर दी जाती है, रजिस्ट्रार अलॉट करता है डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद, और उसके बाद आपको एक सिम मिल जाता है, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, वो आपका आरसी में लिखा हुआ होता है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। जो ये डॉक्यूमेंट आपने फर्निश किए हैं रजिस्ट्रार के पास, उनको आपने कब तक अपने पास संभाल के रखना है, बताओगे? टिल द डिसोल्यूशन, जब तक आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती, मींस जिंदगी भर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं। क्लियर है? यस। चले आगे। आधार कार्ड हाँ, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या है? फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, झूठी स्टेटमेंट फाइल करना, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, गलत स्टेटमेंट फाइल करना, या सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट को, सप्रेशन मतलब छुपाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को छुपाना, या गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करना, या झूठी इंफॉर्मेशन फर्निश करना। अगर ऐसा किया तो बताओ कहां पे लायबल होगे? सोच के भी, भूल के भी मत करना। ओके, he shall be liable for action under section 447। ठीक है? कम, अब बताओ, कई बार ऐसा हो भी तो जाता है कि झूठी इंफॉर्मेशन फाइल करके कंपनी बन भी जाती है, रजिस्ट्रार भी नहीं ढूंढ पाया, मान लो कोई गलती, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ना? चलो, तो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर झूठी इंफॉर्मेशन फाइल करके, है ना, बन चुकी है, तो बनने के बाद अगर मान लो गलती मिली, तब क्या करोगे? Where at any time after the incorporation it is proved that company has been got incorporated by furnishing any false information, ठीक है, तो पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, या पर्सन जो आपके प्रमोटर्स हैं, और जो पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी के, और पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट ऊपर लगे हैं ना, जिन जिन पर्सन ने किए हैं, वो सब कहाँ पे लायबल होंगे? पहले नहीं पकड़े गए तो अब पकड़ के ले आओ। ठीक है, ऐसा रजिस्ट्रार जब जागो तब सवेरा, रजिस्ट्रार को जब गलती मिली तभी वो उनको 447 के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे 447 में तो डाल दिया, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अगर कोई कंपनी इस बिहाफ पर बनी है, फ्रॉडुलेंट एक्शन करके बनी है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल on an application made to it on being satisfied that situation so warrants pass such order as it may think fit। जो ट्रिब्यूनल को सही लगेगा वैसा वो ऑर्डर पास करेगा। जैसे for the regulation of management of the company including changes in its memorandum and article in the public interest or in the interest of company members and headers। अब एक बात बताओ, जो कंपनी फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन फाइल करके बन चुकी है, उसके बाद उसको काम करते हुए भी 1-2 साल हो गए हैं, तो उसके कुछ क्रेडिटर्स भी तो खड़े होंगे लायबिलिटी में, तो क्या करोगे? सीधा कंपनी को बंद कर दोगे? क्रेडिटर के पैसे कहाँ जाएंगे? उस कंपनी को बंद तो करना पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे करके, तो उसका डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब उसके वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी करना पड़ेगा, आपको एसेट्स पेज के लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये कौन करेगा? ये वो पर्सन करेगा जिसको ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास करेगा किस किस के हित में? मेंबर्स के हित में, क्रेडिटर्स के हित में। मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना पड़े तो वो भी चेंज करेगा। ठीक है, और ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। पहले आप लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय कर रहे थे ना, अब फ्रॉडुलेंट पर्पस से किया ना, तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? घर से भी पैसा लेके आओ, चाहे कहीं से भी चुकाओ। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आपका नाम भी वहां से कट कर दिया जाएगा। जो कंपनी का रजिस्टर है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो एमसीए के साइट पर बना हुआ है, बहुत सारी कंपनी के जिनमें नाम लिखे हुए हैं, उस रजिस्टर में से भी आपका नाम काट दिया जाएगा। पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी का वाइंड अप कर दो। वाइंड अप करने का मतलब उसके एसेट्स को बेच दो, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, और वो ऑर्डर पास कर सकती है जो भी ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से वही बात दी गई है, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले आप सामने वाले को क्या दोगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दोगे। ठीक है, और वो भी जो भी बात वो कहता है उसको कंसीडर करोगे। द ट्रिब्यूनल शुड टेक इनटू कंसीडर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। ठीक है, जो उसमें स्टेटमेंट हमें दी है उसको आप कंसीडर करने के बाद ही कोई ऑर्डर पास करोगे। क्लियर है?
ये फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से बताना, पास कौन सा? पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट मींस ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे। किससे रिलेटेड? फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मींस अगर आप कंपनी को बंद करोगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में उसका कुछ मैनेजमेंट भी तो करोगे ना, कि कंपनी को आप कौन संभालेगा इतने दिन के लिए। भाई इसका बाइंडिंग का बोलते हैं तो टाइम लगेगा ना, उतने टाइम तक इस कंपनी को कौन संभालेगा? वो संभालेगा जिसको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा। अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि इसके मेमोरेंडम में कुछ चेंज होना चाहिए, आर्टिकल में कुछ चेंज होना चाहिए, तो उसको वो कर सकता है। ठीक है। और इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर्स और डायरेक्टर्स, इनके हित में अगर कुछ काम करना पड़े तो वो भी ट्रिब्यूनल काम करवाएगा। समझ लो। मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करने की जरूरत, देखो मैं आगे बताऊंगी। ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है ना, आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लिया था, फ्रॉडुलेंट पर्पस से आपकी कंपनी काम कर रही थी, तो आपने किसी से ऐसे डील कर लिया जो आपने मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं था। आपका पर्पस था ट्रेडिंग का, ठीक है, आपका पर्पस क्या था? ट्रेडिंग का। आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि आप ट्रेडिंग के लिए कंपनी खोली है आपने, लेकिन आप ड्रग्स में डील कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ड्रग्स में डील कर रहे हो। ट्रिब्यूनल को पता चल गया कि तो गलत काम भी कर रही है और इसने अपना इनकॉर्पोरेशन भी गलत तरीके से लिया था, तो ट्रिब्यूनल को जो ठीक लगेगा वही ऑर्डर वो पास करेगा। मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करने की जरूरत लगी तो वो भी वो करवा सकता है। ठीक है। अभी एक अल्ट्रा वायर्स का कंसेप्ट आएगा, उसमें ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। चलो अच्छा, अब ये जो इतना जो काम हो रहा है ना, ये जो एक्ट लिखा हुआ है ना, ये बहुत पुराने जमाने का है ना। मतलब इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट जो फाइल करने पड़ते थे ना, वो रिटन मोड के लिखे हुए हैं। लेकिन अभी क्या आ गया? एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा आ गया फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि स्पाइस। ऐसे लिखना है इसको, ई को ऐसे लिखना है ना। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं? ऑनलाइन फाइल करने हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसमें अपना आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सब लगा देना। ये सारे फॉर्म आपके इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे और उसका परफॉर्मा किसने सेट कर रखा है? एमसीए ने सेट कर रखा है। ठीक है, स्पाइस नाम से। The MCA has taken various initiative for ease of business in a step towards easy setting up of business। मतलब आपको दिक्कत ना आए कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने में। भाई कई लोग इस चीज से भी तो डर जाते हैं ना कि कंपनी बनाऊंगा 100 झमेले करने पड़ेंगे, तो 100 झमेलों को इजी करने के लिए एमसीए ने क्या बना दिया? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा बना दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए चलो, आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी का हो जाएगा। ठीक है। चलो अब मुझे जरा बताओ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? एलएलबी में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई बोलो, मैंने तो बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है। बना दे रजिस्ट्रेशन वाला, ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला। अब उनका वाला में कितने पैसे कमाते हैं जाके वही मिलता है। झंझनवाला पूरा नाम चलो, तो सेक्शन 9 डील करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी shall be a body corporate by the name contained in the memorandum। अब देखो, such a registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession with power to acquire, hold, dispose of property, चाहे movable चाहे immovable, tangible and intangible, to contract मतलब contract भी कर सकती है, sue कर सकती है, be sued हो सकती है by the said name, by the company's name। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे एलएलबी को हमने लिखे थे। ठीक है, वैसे ही लिखने हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर ना कुछ केसेस हैं, उन केसेस के बाद जो डिसीजन लिया गया था ना, वो इसी बेसिस पर लिया गया था कि कंपनी अपने नाम से क्या क्या कर सकती है। तो आप ये पैराग्राफ ना खुद पढ़ के आओगे और डाउट्स मुझसे लोगे। क्लियर है? मैं कुछ होमवर्क दूंगी ना तो शायद वो उठ जाएगी। ये झुनझुनवाना तो पढ़ा दो। कोई सब नहीं पढ़ाऊंगी मैं।
बस। ठीक है, और कल मैं जब ये पूछूंगी ना तो मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ पैराग्राफ, ठीक है। अब देखते कैसे बुक में उठाते हुए अच्छे वो बात अलग थी। अपनी मान उठाते ही डांट देते। मत क्या है, रोहित को थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा, वो वैसे यही लाइन कह रहा है सोच से कि लोग की बुक उठाते ही नहीं जाने लग जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कोई टाइम है जिस टाइम तुम बिल्कुल फ्रेश मूड में हो कि हाँ सो के उठे अब तो कोई नींद नहीं आएगी। वो कह रहा पी के उठाओगे तो लोगों की बुक नींद ही आएगी, वो कह रहा सावन चल रहा है। बताओ रोहित देख तेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही है। मैं भी वैसे ही मगन है ना। नाम रोहित का नहीं, बात मैं तो देखता हूँ। हैं? iPad बस वो तो गया आज के लिए तो नहीं सही में तो हम और जो भी पढ़ा उसी को पढ़ जाए हम देख लो आप। अच्छा एक छोटा सा कच्चा मेरा बस सच्ची बता मैं 10 मिनट से सो जाता ये बात हो लेकिन क्या ही दिखा रही है लोग की खत्म। अब मैंने ये जो छोड़ा है उसके बदले का तो पढ़ाएगा मैम ये हम खुद से घर पढ़ेंगे ना। 2-5 हुए हैं अभी। मैम प्लीज मैम चलो मैं वीडियो बता देता हूँ अथॉरिटी दो मिनट। अच्छा एक रुक जाओ, एक गौरव कल की क्लास के लिए कितना पेंडिंग है ये देख लो, फिर मैं छोड़ दूंगी। आओ तो छोड़ दो ना छोड़ दो। ऐसे मत आ दो इतना मत कहो, मुझे पेजेस बताओ 10 पेजेस थे। हैं। 5 है मैंने ऐसे कैसे 5 और कल का थोड़ा सा कंसेप्ट है भी नहीं, मतलब ऐसा है कि मैं रीड करवाने का कम है लेकिन समझाने का ज्यादा है। बस लेट्स ओपन। अच्छा एक बात सुन लो, मेरी नहीं पढ़ा रही, वीडियो ऑफ कर सकते हो।